नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ इंजीनियर फरहान तनवीर एंड आज जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट प्रिपरेशन या ई कैट इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन या एम कैट मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन की सीरीज़ का पहला लेक्चर है। और बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हमें बात करनी है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो ताल्लुक है ये सेकेंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 के साथ है। तो आइए हम अपने टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या मुराद है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली दो वर्ड्स का मजमुआ है। इलेक्ट्रो कहते हैं चार्जेस को और स्टैटिक्स कहते हैं रुकी हुई हालत को। तो जब आप फिजिक्स के अंदर ऐसी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो जिसमें आपके चार्जेस रुके हुए हों और आप उन चार्जेस की रुकी हुई हालत में प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे होंगे तो फिर आप ये बोलेंगे कि ये जो फिजिक्स की ब्रांच है जिसके साथ इस वक्त मैं डील कर रहा हूँ ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। इससे पहले कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आपको मजीद चंद बातें बताएं, देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो सबसे बुनियादी तरीन बात तो ये बनती है कि भाई चार्ज की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। तो बड़ी अजीब सी बात है लेकिन बहरहाल हकीकत यही है कि फिजिक्स में आज तक चार्ज की कोई डेफिनेशन पेश नहीं की जा सकी। देखिए, हम ये बात जानते हैं कि चार्जेस दो तरह के होते हैं और हमने उन चार्जेस को पॉजिटिव और नेगेटिव का भी नाम दिया हुआ है, लेकिन बहरहाल ये चार्जेस की इकसाम है। चार्ज खुद क्या होता है इसके बारे में फिजिक्स खामोश है। देखिए, बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं कि हम चार्ज की डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं कि हम यूं बोल दें कि भाई चार्ज जो होता है वो उस वक्त किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है जब वो इलेक्ट्रॉन के लेन देन में इन्वॉल्व होता है। जनरली बच्चे ये बात जानते हैं कि जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन अपना लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि चार्ज की डेफिनेशन फिर ये होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन की वजह से जो प्रॉपर्टी मैटर के ऊपर आ जाती है उसको चार्ज कहना चाहिए, लेकिन एक लिहाज से ये बात गलत है। उसकी वजह यह है कि अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बजाते खुद बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स के अपने ऊपर जो नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो क्या आप इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कह सकते हैं कि उसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ था? तो जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है। इसी तरह से प्रोटॉन के ऊपर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो क्या आप ये बोलेंगे कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए है कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बल्कि अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से भी छोटी चीजों के ऊपर आ जाएं, क्वार्क्स के ऊपर आ जाएं, तो क्वार्क्स के अंदर भी आप ये देखते हैं कि उनके ऊपर फ्रैक्शनल में पॉजिटिव चार्ज होता है। क्वार्क्स बेसिकली 6 तरह के होते हैं, स्ट्रेन, चार्म, टॉप, बॉटम और अप एंड डाउन, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो चार्जेस होते हैं जिनके 6 मैंने आपको फ्लेवर्स बताए, ये बेसिकली खुद भी जो है वो क्या रखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में फ्रैक्शनल चार्जेस इनके ऊपर मौजूद होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से यानी आप ये कह सकते हैं कि एटम के लेवल तक तो ये बात ठीक है कि इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। एटम के लेवल तक ये बात ठीक है, लेकिन एटम से जो छोटे पार्टिकल हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, उनके ऊपर अगर आप ये लॉजिक लगाएंगे चार्ज की डेफिनेशन की तो वो फेल हो जाएगी। सेकंड, फिर लोग ये भी डेफिनेशन चार्ज की देते हैं कि यार चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी बुनियाद पर मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो ये भी डेफिनेशन यूनिक नहीं है। उसकी वजह ये है कि अट्रैक्शन और रिपल्जन की जो प्रॉपर्टीज है वो तो मैग्नेट में भी पाई जाती है। चार्ज में ऐसी खास बात क्या हो गई? प्लस ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होती हैं वो भी अट्रैक्टिव होती हैं। तो अगर आप खाली ये डेफिनेशन दे देते हैं कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी बुनियाद पर वो दूसरी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल करता है, तो ये भी बात जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। आसान अल्फाज में आप ये कह लीजिए कि फिजिक्स के पास इस वक्त चार्ज की कोई डेफिनेशन प्रॉपर मौजूद नहीं है। हाँ, ये बात हम जानते हैं कि चार्जेस दो तरीकों के हैं, एक पॉजिटिव हमने नाम दे दिया है और दूसरे चार्ज को हमने खुद से कह दिया है कि ये चार्ज क्या है, नेगेटिव है। ऐसा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज बाकायदा लिखा हुआ हमने कहीं पर देखा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस चार्ज की इन दो कैफियत को प्लस और माइनस का नाम दे दिया गया। तो उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बस इंपॉर्टेंट तरीन बात आपको फिलहाल याद रखनी है कि अगर चार्ज एक रुकी हुई हालत में मौजूद होगा और आप उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे होंगे तो ये जो फिजिक्स की ब्रांच है ये क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाएगी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लॉ है उसको कहा जाता है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बेसिकली ऑगस्टिन डी कूलम साहब ने पेश किया था और ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, कूलम्स लॉ। और ये लॉ क्या कहता है? बेसिकली कूलम्स लॉ का ये कहना है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस मौजूद हों
एक पॉइंट चार्ज है जिसका नाम मैंने क्या रखा Q1, और दूसरा लेट से मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है जिसका नाम मैंने क्या रखा Q2। ये दो पॉइंट चार्जेस हैं और फर्ज कर लीजिए इन दोनों पॉइंट चार्जेस के दरमियान में जो फासला है, इस फासले को मैं क्या नाम दे रहा हूं, R का नाम दे रहा हूं। तो ऑब्वियस सी बात है, फिलहाल चूंकि मैंने इन दोनों चार्जेस को नेचर में सेम लिया हुआ है, पॉजिटिव लिया हुआ है, सो दीज टू चार्जेस मस्ट बी रिपेलिंग ईच अदर। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो रिपल्जन की फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसका जो फॉर्मूला है वो हमें कूलम साहब ने पेश किया था, और वो फॉर्मूला F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन है इन दोनों चार्जेस के दरमियान, ये फोर्स जो है ये इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जाहिर बात है जब आप इन दोनों रिलेशंस को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद जब आप इक्वल टू हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटाएंगे तो इक्वल टू के साथ आपको क्या मिल जाएगा, एक कांस्टेंट मिल जाएगा। अब यहां पर मैं इस कांस्टेंट K के बारे में चंद बातें आपको बताता चलूं। इस कांस्टेंट K को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसकी अपनी जो वैल्यू होती है ये होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है, इसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब एक सवाल यहां पर ये पैदा होता है कि भाई परमिटिविटी से क्या मुराद है। देखिए एक बात ये याद रखिए कि चार्जेस में से मैग्नेट की तरह, जैसे मैग्नेट में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर आती हैं, इसी तरीके से चार्जेस में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकलती हैं। और हर जो मीडियम है, ये चूंकि हमारे पास दो चार्जेस मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इन दोनों चार्जेस के दरमियान में फर्ज कर लीजिए इस वक्त फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस क्या होती है, फ्री स्पेस से मुराद है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान में कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है। तो जब इन दोनों चार्जेस के दरमियान में कोई भी मीडियम मौजूद नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि फ्री स्पेस है। तो फ्री स्पेस अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कितने आराम से पास होने देती है, या ये कह लीजिए कि फ्री स्पेस की वो एबिलिटी जिसकी बुनियाद पर वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को पास होने देती है, इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान में आपने कोई और मटेरियल डाल दिया, मिसाल के तौर से पेपर रख दिया, माइका रख दिया, तो फिर ये जो परमिटिविटी होगी ये फ्री स्पेस की नहीं होगी, फिर परमिटिविटी आपको उस पर्टिकुलर मीडियम की डालनी पड़ेगी जो आपने दोनों चार्जेस के दरमियान डाला हुआ है। लेकिन फिर वक्त यहां पर जो है वो आपके पास K की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये फ्री स्पेस की वो एबिलिटी है जिसकी बुनियाद पर वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को पास होने देती है। इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर होती है। ये इसका अपना यूनिट है, ठीक है। और बेसिकली अगर आपने इन दोनों चार्जेस के दरमियान में कोई और मटेरियल डाल दिया तो फिर एप्सिलॉन नॉट के बजाय आप लोग क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन पुट करेंगे। एप्सिलॉन क्या चीज होगी, परमिटिविटी ऑफ पेपर, अगर आपने पेपर डाला है दोनों चार्जेस के दरमियान, या परमिटिविटी ऑफ माइका, अगर आपने दोनों चार्जेस के दरमियान में माइका डाला हुआ है। और ये जो एप्सिलॉन है ये बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर के। अब यहां पर एक सवाल ये पैदा होता है कि एप्सिलॉन नॉट तो हम लोग जानते हैं कि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, व्हाट इज मीन बाय दिस एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर कहलाती है रिलेटिव परमिटिविटी। अब सवाल ये पैदा हो भाई रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। देखिए फर्ज कर लें कि आपके पास दो दरवाजे मौजूद हैं और पहला वाला दरवाजा फ्री स्पेस का दरवाजा है और दूसरा वाला दरवाजा फर्ज कर लीजिए पेपर के लिए दरवाजा आपने बनाया है। मिसाल के ऐसी एग्जांपल के तौर से कह रहे हैं, तो फर्ज कर लीजिए जो पहला वाला दरवाजा है उसमें से फर्ज कर लें एक वक्त में दो आदमी पास हो सकते हैं। तो आप ये बोलेंगे जो पहला वाला दरवाजा है उसकी परमिटिविटी 2 है, और जब दूसरे वाले दरवाजे की अगर बात करी जाए और फर्ज कर लीजिए उस दरवाजे से बैक वक्त 8 लोग एक साथ पास हो जाते हैं, तो फिर हम ये कहेंगे कि जो दूसरा वाला दरवाजा है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी पहले वाले दरवाजे के मुकाबले में 4 गुना ज्यादा है, क्योंकि पहले वाले दरवाजे से बैक वक्त 2 लोग पास हो रहे थे और जो दूसरा वाला दरवाजा है उससे बैक वक्त 8 लोग पास हो रहे हैं। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी बनी वो कितनी बनी, वो 4 टाइम्स का इजाफा हो गया। तो आप यहां से रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सीधी सी बात यह है भाई कि अगर आपके पास इन दोनों चार्जेस के दरमियान में कोई और मीडियम मौजूद हो तो फिर ये जो f का फॉर्मूला आपने लिखा है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसमें K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बजाय आप क्या पुट करेंगे,
फिर आप पुट करने लगेंगे एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन लिखने का दिल नहीं चाह रहा तो फिर क्या पुट करेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो ये बेसिकली कूलम साहब ने हमें जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस का हमको फॉर्मूला दिया था। जाहिर सी बात है ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फोर्स के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। और फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमारे पास कोई वेक्टर होता है तो वेक्टर में आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लिखनी पड़ती है, और डायरेक्शन के लिए आपके पास जो जर्नल वेक्टर मौजूद होता है उसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर। तो अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला वेक्टर की जबान में लिखना है तो F यानी फोर्स जो है ये फिर बराबर होगी किसके, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और साथ में देखिए R कैप। ये R कैप क्या है, ये R कैप स्केलर वेक्टर्स के अंदर आपने पढ़ा है कि इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है यूनिट वेक्टर। तो बेसिकली ये यूनिट वेक्टर है जो फोर्स की डायरेक्शन बताने के काम में आ रहा है। ये चीज मैग्नीट्यूड हो गई और ये साथ में क्या हो गया, इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन हो गई। तो उम्मीद है आपको कूलम्स लॉ के बारे में बात समझ में आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मूव करें। देखिए सबसे पहली चीज तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या मुराद है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक चार्ज जब रुकी हुई हालत में मौजूद होता है तो हम कहते हैं कि ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल ये पैदा हुआ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से हम क्या मुराद लेते हैं। देखें एक चार्ज है मेरे पास, फर्ज कर लीजिए प्लस Q, और इस चार्ज ने जाहिर सी बात है जैसे एक मैग्नेट होता है, एक मैग्नेट अपने इर्द गिर्द के इलाके में अपना असर कायम कर लेता है, बिल्कुल इसी तरीके से एक चार्ज भी अपने इर्द गिर्द के इलाके में अपना एक असर कायम कर लेता है। बेशक वहां पर दूसरा चार्ज मौजूद हो या ना हो, वो अपना असर कायम कर लेता है और अपने इर्द गिर्द के इलाके को, अपने इर्द गिर्द के इलाके को में अपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को फैला देता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैं बार बार इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का तस्करा कर रहा हूं। देखें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चार्जेस की स्ट्रेंथ को, चार्जेस की ताकत को शो करने वाली इमेजिनरी लाइंस को कहा जाता है। हकीकत में इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। जैसे मैग्नेट के गिर्द आप लोग नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकालकर साउथ पोल पर लेकर आते हैं और फिर बॉडी ऑफ मैग्नेट में वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से चार्जेस के अंदर भी क्या होता है कि पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकलती हैं और नेगेटिव चार्जेस के अंदर जाके टर्मिनेट हो जाती हैं। या अगर खाली नेगेटिव चार्ज मौजूद है तो बस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ आ रही होंगी। आप बस इतना ही याद रखिए कि किसी भी चार्ज की ताकत को शो करने के लिए, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं। जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की तादाद ज्यादा होगी, या ये कह लें कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जितनी एक दूसरे के करीब होंगी, उतनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मजबूत मानी जाएगी। तो जैसे ये चार्ज है तो ये चार्ज अपने इर्द गिर्द के इलाके में चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को कहां लूंगा, बाहर की तरफ ले रहा हूं। तो अब मैं ये कहूंगा कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं इन्होंने अपने इर्द गिर्द के इलाके में एक असर कायम किया हुआ है। तो भाई वो इलाका जिसमें कोई भी चार्ज अपने असर को कायम कर ले, उस इलाके को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अच्छा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिकली दो जो है ना वो आपके पास क्या है, थ्योरीज हैं। पहली जो थ्योरी है वो यही थ्योरी है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई, जिसको क्या कहा जाता है, फील्ड थ्योरी कहा जाता है। फील्ड थ्योरी यही बात कहती है कि चार्ज अपने इर्द गिर्द के इलाके में अपना असर कायम कर लेता है। फील्ड थ्योरी से पहले एक थ्योरी और हुआ करती थी जिसको कहा जाता था एक्शन एट अ डिस्टेंस थ्योरी, और बेसिकली ये थ्योरी गलत है, लेकिन चूंकि जाहिर बात है हिस्ट्री में मौजूद है इसलिए जिक्र कर देते हैं आपसे। एक्शन एट अ डिस्टेंस थ्योरी ये कहती थी कि जब चार्ज पड़ा हुआ होता है तो वैसे तो वो बड़ा सोता रहता है, यानी इससे मुराद ये कि जब तक कोई दूसरा चार्ज ही नहीं आएगा तो आपका जो ओरिजिनल चार्ज है वो सुकून की तान के सोता रहेगा और अपने इर्द गिर्द के इलाके में अपना कोई असर कायम नहीं करा हुआ होगा उसने। बस जब कोई चार्ज उसके इलाके में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो आपका जो सोया हुआ चार्ज है ये फिर उसी डायरेक्शन में खाली क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई कर देगा। तो इसको कहते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस थ्योरी। लेकिन इसके बरक्स फील्ड थ्योरी ये कहती है कि नहीं जी, दूसरा चार्ज वहां पर मौजूद हो या ना हो, ओरिजिनल चार्ज अपने इर्द गिर्द के इलाके में अपना असर कायम करके बैठा हुआ होता है, और जब दूसरा चार्ज उसकी रेंज में आता है तो उसके ऊपर ऑलरेडी मौजूद जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसके ऊपर क्या अप्लाई कर देती है, फोर्स अप्लाई कर देती है। तो उम्मीद आपको ये दोनों थ्योरीज क्लियर हो गई होंगी। फील्ड थ्योरी ठीक है, जो एक्शन एट अ डिस्टेंस थ्योरी है वो बिल्कुल गलत है।
अच्छा जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो आपको ये समझ में आ गया कि ये बेसिकली वो इलाका है जिसमें चार्ज ने अपने असर को कायम किया हुआ है। अब हमें एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पढ़नी है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, या पूरा अगर बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या चीज होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम कैपिटल ई और उसके ऊपर क्या बना के शो करते हैं? एक एरो बना के शो करते हैं। और ये क्या कहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेट करनी होती है। लेट्स से ये पॉइंट आपके पास मौजूद है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P का, और इस पॉइंट पर आपके पास एक टेस्ट चार्ज है जिसका मैंने नाम रखा Q0। अब आपके दिमाग में सवाल पैदा हो रहा होगा भाई ये टेस्ट चार्ज क्या होता है? यार जैसे शेर के सामने एक बकरी आप डाल देते हो ना और शेर उसकी चीर फाड़ कर देता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये बेचारा टेस्ट चार्ज भी जो है वो एक बकरी की मानिंद है और ये आपका शेर है। असल में टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन की अगर बात करी जाए तो टेस्ट चार्ज एक बहुत ही छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज को कहा जाता है। ये इतना छोटा चार्ज होता है कि ये ओरिजिनल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई छेड़खानी भी नहीं करता, ओरिजिनल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब भी नहीं करता, ये सिर्फ बेचारा यहाँ पर मार खाने के लिए आया है। तो होगा क्या कि जब इस Q0 को लाकर, आपका बेसिक मकसद क्या था? आपने कहा भाई Q तुम्हारी इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आपने क्या किया, उस पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर एक टेस्ट चार्ज Q0 को ले आके रख दिया। और फिर अब आपने क्या करना है, जाहिर बात है जब ये Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टेस्ट चार्ज Q0 आएगा तो ये Q उसको छोड़ेगा थोड़ी, ये तो Q उसके ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ चार्ज क्या है, प्लस माइनस के हैं, प्लस प्लस है या माइनस माइनस के हैं, ये Q इस Q0 के ऊपर एक जबरदस्त फोर्स मारेगा। और आपने अगर उस फोर्स को जो Q ने Q0 के ऊपर लगाई है, अगर उस फोर्स को आपने इसी टेस्ट चार्ज Q0 की वैल्यू से क्या कर दिया, डिवाइड कर डाला, तो आपको उस पॉइंट P की क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो दिस इज द मेथड हाउ यू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला तो तुम लोगों के सामने आ गया, वो क्या आ गया, F अपॉन Q0। लेकिन आगे चलकर मैं तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। एक तो फॉर्मूला ये पढ़ाया आपको, E बराबर है F अपॉन Q0 के, एक दूसरा फॉर्मूला आप लोग और पढ़ोगे और वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो E F अपॉन Q0, और F अपॉन Q0 को अगर यूनिट में कन्वर्ट करें तो क्या बनेगा, न्यूटन पर कूलम, और वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस को अगर कन्वर्ट करोगे तो ये क्या बनेगा, वोल्ट पर मीटर। तो ये दो यूनिट्स है तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक और तरीके से भी कैलकुलेट होती है, वो भी आगे चलकर आपको बताएंगे। चलिए फिर फॉर्मूला मैं उसका लिख देता हूं आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का एक और तरीका है कि आप फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिवाइड कर दें किसके साथ, एरिया के साथ। पर बहरहाल अभी फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में आगे चलकर हम आपको पढ़ा रहे होंगे। तो उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम मजीद आगे मूव करते हैं और अगला काम हमें ये करना है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही की बात करनी है, लेकिन फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो देखो भाई, पहली चीज तो है कि भाई पॉइंट चार्ज क्या होता है, क्योंकि कूलम्स लॉ में भी पॉइंट चार्ज का तस्करा आया। हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो यार, पॉइंट चार्ज बेसिकली एक ऐसे चार्ज को कहा जाता है जिसकी पोजीशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन हुई हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट से क्या मुराद है, हम जानते हैं 3,4 या 3,4,5 क्या चीज होती है, एक्स एक्सिस पर 3 कदम, वाई एक्सिस पर 4 कदम, जेड एक्सिस पर 5 कदम। ग्राफ पेपर पे भी आप लोग ये पॉइंट जो है वो क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर एक चार्ज मौजूद है, देन दैट चार्ज विल बी नोन एज अ पॉइंट चार्ज। यहां तक बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर आपसे कोई भी पूछे कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दो कुछ फासले r के ऊपर, यानी मैंने आपसे कहा कि भाई एक मेरे पास पॉइंट चार्ज Q है और उससे कुछ फासले r के ऊपर मेरे पास एक पॉइंट है, मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो आप मुझे इसका फॉर्मूला बता दें। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला है। देखो ये फॉर्मूला कूलम्स फोर्स के फॉर्मूले की तरह है, लेकिन वैसा नहीं है। कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला था F इज इक्वल टू K Q1 Q2, वहां दो चार्जेस होते हैं, अपॉन R स्क्वायर वहां पर भी होता है। लेकिन यहां पर फर्क यह है कि तुम्हारे पास बस एक ही चार्ज होगा, तो KQ अपॉन R स्क्वायर अगर तुमने फॉर्मूला लगाया तो इस फॉर्मूले से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, किसकी, पॉइंट चार्ज की। हर किसी पे नहीं लगा सकते। अगर आपकी अपनी बॉडी के ऊपर
चार्ज आ जाए और आप भी बोलेंगे यार मैं भी अपनी आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहा हूं, और आपने भी मस्ती में क्या कर दिया है, E=KQ/R² का फॉर्मूला लगा दिया, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि क्या आप अपने आप को पॉइंट चार्ज डिफाइन करना चाहते हैं? अच्छे भले लंबे चौड़े इंसान हैं आप, तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये फॉर्मूला सिर्फ कब अप्लाई होगा? ये फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त अप्लाई होगा जब आपके पास पॉइंट चार्ज मौजूद हो। तो इस फॉर्मूले को दिमाग के अंदर रखिए। जाहिर सी बात है कि चूंकि हम एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके अंदर डेरिवेशन हमारे पास इन्वॉल्व नहीं है, तो वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग दी फॉर्मूलाज, दी टू दी पॉइंट फॉर्मूलाज हमको जो है वो क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। अच्छा जी, मजीद आगे मूव करते हैं और अगला जो काम अब हमें करना है वो ये करना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में तो आपको पढ़ा दिया गया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट आपके सामने है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से ही रिलेटेड है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अच्छा, इस डेफिनेशन के अंदर बड़े लोगों को मसले मसाइल हैं, तो इसको जरा गौर से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, पहली चीज तो ये कि भाई फ्लक्स से क्या मुराद होती है? फ्लक्स कहा जाता है फ्लो को, बहने को कहा जाता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज का बहना? भाई यहाँ पानी तो बहेगा नहीं, तो सवाल ये पैदा हुआ फिर क्या बहेगा? चार्जेस की बात हो रही है, तो चार्जेस में से क्या बहकर बाहर आ सकता है? चार्जेस में से इमेजिनरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बहकर बाहर आ सकती हैं। ठीक हो गई ये बात? पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं और नेगेटिव चार्जेस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा अंदर की तरफ आती हैं। एक बात यहां पर मैं आप तुम लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि देखो, मैग्नेट के केस के अंदर ना मैग्नेटिक मोनोपोल कभी नहीं मिलता। मैग्नेटिक मोनोपोल से क्या मुराद है? अगर तुम खाली बोलो कि मुझे नॉर्थ पोल ला दें सर, तो नॉर्थ पोल खाली नहीं आ सकता, और अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार मुझे खाली साउथ पोल ला दो, तो खाली साउथ पोल भी नहीं आ सकता। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ये दोनों आपको जो है, अगर आपके पास एक बार मैग्नेट आप बीच में उसको काटोगे ना, तो नॉर्थ साउथ के दो पेयर बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स आपको मिल जाते हैं, खाली पॉजिटिव चार्ज भी मिल जाता है, खाली नेगेटिव चार्ज भी मिल जाता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं, अगर कोई नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है करीब में तो वहां जाके टर्मिनेट हो जाती हैं, वरना फिर ये फैलकर एक दूसरे से दूर हो के इतना दूर हो जाती हैं कि इनके दरमियान फासला इतना बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तकरीबन खत्म हो जाती है। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जितना ज्यादा एक दूसरे के करीब होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ज्यादा शिद्दत की पाई जाएगी। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, अभी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? अब देखो, ये लाइनें जो हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बहती भी बाहर आ रही है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर आ रही है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के रास्ते में एक एरिया रख दिया, एक कार्डबोर्ड रख दिया इस तरीके का, और इस कार्डबोर्ड का जो एरिया है वो फर्ज कर लो डेल्टा ए है। इसका अपना जो एरिया है ये कितना है? डेल्टा ए है, और इसमें से ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होकर बाहर आ रही है। अब तुम्हें दो चीजों को समझना है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डेल्टा ए में और डेल्टा ए वेक्टर में। देखो भाई अल्लाह के बंदो, डेल्टा ए अलग चीज है और डेल्टा ए वेक्टर अलग चीज है। अगर मैं इस बोर्ड को डेल्टा ए मान लू ना, अगर फर्ज करो ये बोर्ड मेरा डेल्टा ए है, तो डेल्टा ए वेक्टर इस पे से परपेंडिकुलर निकलने वाला ये मार्कर होगा, ये डेल्टा ए वेक्टर होगा। तो याद रखिए, डेल्टा ए उस एरिया को कहा जाता है और डेल्टा ए वेक्टर उस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं इस एरिया को डेल्टा ए कह दूं तो ये मेरा डेल्टा ए वेक्टर होगा जो कि परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा होगा। तो अब एक बात ये याद रखो कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना होगा। क्या करना होगा? ई और डेल्टा ए का तुम क्या लोगे भाई? डॉट प्रोडक्ट लोगे, यानी फाई ई निकालने के लिए, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए ऊपर कोई एरो नहीं बनाना, और इसीलिए बीच में इनके क्या आ रहा है? डॉट का निशान आ रहा है। तो ई डॉट डेल्टा ए का फॉर्मूला अगर लगाया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। इसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए इस एरिया को नहीं कहा गया, बल्कि डेल्टा ए वेक्टर इस एरिया के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी बात करी जा रही है। तो इन दोनों चीजों को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करिएगा, और ना अपने दिमाग के अंदर ये कॉन्सेप्ट लेकर आइएगा कि एरिया कोई वेक्टर क्वांटिटी है। मैट्रिक क्लास में तो पढ़ा था कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है, तो अल्लाह के बंदो भाई एरिया स्केलर क्वांटिटी ही है। ये बस एक स्पेशल वेक्टर है जो उस टुकड़े के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर बनाए गए। ये हाथ डेल्टा ए है तो ये मार्कर डेल्टा ए वेक्टर है, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को ऐसे ही बाहर निकालना है। अगर फ्लो करके बाहर आना है, ये अगर मेरा हाथ यूं मौजूद है तो फ्लो उसी वक्त होगा इस मार्कर का जब ये इस तरह से परपेंडिकुलरली बाहर निकलेगा। तो आपको ई और डेल्टा ए वेक्टर का क्या लेना होता है? हमेशा
डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। अब जाहिर सी बात है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट ओपन होता है तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि cos थीटा आ जाता है। अब खुद ही आप ये सोचिए कि अगर E और डेल्टा ए, अगर मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करूं तो इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर E और डेल्टा ए एक दूसरे के साथ क्या है, बिल्कुल पैरेलल हैं, ये पैरेलल बाहर आ रहे हैं। तो जब E और डेल्टा ए पैरेलल होते हैं तो फिर उस केस के अंदर क्या होता है, आपके पास जो एंगल होता है वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। और cos 0 अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर तुम्हारे पास 1 आ जाएगा और इस केस में तुम्हारा E डेल्टा ए यानी फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिचुएशन कुछ इस तरह की हो कि तुम्हारे पास ये एक टुकड़ा मौजूद है और ये तुम्हारा डेल्टा ए वेक्टर परपेंडिकुलरली बाहर आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस अजीब फजूल हरकत कर रही हैं, वो यूं जा रही हैं इस तरह। तो अब मैं अगर तुमसे पूछूंगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एरिया के साथ कैसी हैं, तो आप ये बोलेंगे एरिया के साथ तो पैरेलल हैं, लेकिन एरिया वेक्टर के ऊपर या नॉर्मल एरिया के ऊपर वो क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो भाई मेरे अब जो फ्लो होकर फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो कुछ भी नहीं निकल रहा, क्योंकि फ्लो होकर इस एरिया में से यूं बाहर आना था, आप तो उसके साथ बह रहे हो, आप तो उसके ऊपर चलते हुए जा रहे हो, उसमें से फ्लो थ्रू नहीं कर रहे। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि जब तुम यहां पर ये वाले डायग्राम में E और डेल्टा ए एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, E और डेल्टा ए वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो cos 90 पुट किया, cos 90 जैसी पुट करोगे cos 90 क्या होता है तुम्हारा 0 हो जाता है, ठीक है ना। तो तुम्हारा जो फ्लक्स है वो टोटल 0 हो जाएगा। यहां पर ये बात मैं आपको बताता चलूं कि जब आप बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट्स की तो आपने ये चीज भी पढ़ी है कि जब इंसान डॉट प्रोडक्ट की बात करता है तो जो एंगल ओपन होकर आता है, क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको ओपन करने पे मिलेगा E डेल्टा ए cos थीटा। तो इसमें भाई ये जो थीटा होता है ना, ये 0 से 180 डिग्री के दरमियान में और बराबर होता है, इससे बड़ा नहीं होता। 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के दरमियान में इसमें जो है वो क्या पुट किया जाता है, ये थीटा पुट किया जाता है। तो अभी मैंने तुम लोगों को दिखाया कि 0 के ऊपर तो ये फ्लक्स मैक्सिमम था, 90 के ऊपर ये फ्लक्स 0 हो गया। हमेशा याद रखो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के दरमियान में फ्लक्स तुम लोगों को क्या मिलेगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर तुमने 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक गए तो फिर फ्लक्स तुमको क्या मिलेगा, नेगेटिव। cos 90 0 हो जाता है, 90 जो होता है ये क्या हो जाता है, ये -1 हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के दरमियान में आपको फ्लक्स की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं मजीद आगे और अगला जो कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पढ़ना है वो पढ़ना है गॉसेस लॉ के बारे में। गॉसेस लॉ। अच्छा भाई, अब सवाल ये पैदा हुआ भाई गॉसेस लॉ क्या चीज है। देखिए भाई, गॉसेस लॉ बड़ा आसान सा एक लॉ है और ये अप्लाई होता है क्लोज्ड सरफेसेस के ऊपर। किस पर अप्लाई होता है, क्लोज्ड सरफेसेस के ऊपर। तो फर्ज कर लीजिए आपके पास ये क्लोज्ड सरफेस है और इस क्लोज सरफेस के अंदर तुम्हारे पास फर्ज कर लो 5 चार्जेस मौजूद हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5। ये 5 चार्जेस फर्ज कर लो इसके अंदर तुम्हारे पास क्या है, मौजूद हैं, 4 और ये 5। तो आप फर्ज कर लो कि जाहिर बात है कोई भी चार्ज पॉजिटिव होगा, कोई भी चार्ज नेगेटिव होगा, मेरा से अभी कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ क्या कहना चाहता हूं, गॉस हमें एक ऐसा फॉर्मूला देता है जिसके जरिए से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉस ये कहता है कि जाहिर सी बात है कि भाई इस सरफेस में से, इस क्लोज सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर आ रही होंगी ना, जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सरफेस में से परपेंडिकुलरली बाहर आ रही होंगी, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली, उसको कैलकुलेट करने के लिए गॉस ने हमें एक फॉर्मूला दिया है। और वो ये कहता है, गॉस ये कहता है कि अगर इसका तुमको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो ये जितने भी चार्जेस हैं, कितने, Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5, इन सब को ऐड करो और ऐड करने के बाद परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि गॉस ने हमें ये बोला कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है किसके, Q टोटल के। Q टोटल माने टोटल चार्ज जो इनक्लोज हुआ हुआ होता है, कैद हुआ हुआ होता है इस पर्टिकुलर सरफेस में। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर तुम्हारे पास एक चार्ज जो है वो फर्ज कर लो +2 का है, दूसरा +3 का है, तीसरा जो है वो +4 का है, चौथा -5 का है और फिर -2 का, और अगर तुम्हें इसका टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना हो तो फिर तुम क्या करोगे, +2 जमा +3 जमा +4 और उसके बाद फिर -5 और -7, -5 और -2। तो ये सब तो
कट जाएंगे, +2 बच जाएगा, यानी 2/ε0 इज टोटल आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इलेक्ट्रिक क्या नाम है, गॉसेस लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। गॉसेस लॉ का क्या कहना है कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आपको कैलकुलेट करना है थ्रू एनी आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस, तो you have to just add up all the charges and then divide the total charge present inside that closed surface with the ε0 value, बस उससे डिवाइड कर दो और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लो। अब हमें मूव करना है इस गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस के ऊपर। देखिए अब जो चीज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये बेसिकली एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गॉसेस लॉ की बुनियादी तौर से 3 एप्लीकेशन है जो आपके कोर्स के अंदर डिस्कस हुई है। वैसे तो अगर आप बात करें तो गॉसेस लॉ की आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जर्नली जो गॉसेस लॉ इस्तेमाल किया जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। अब बड़ी अजीब सी बात आपको लग रही होगी, इसलिए लग रही होगी क्योंकि आप ये बोलेंगे यार गॉसेस लॉ की अपनी जो स्टेटमेंट है वो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, गॉसेस लॉ की अपनी जो स्टेटमेंट है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशन है वो हमें कैलकुलेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही देती है। क्यों देती है उसकी वजह आप इधर तवज्जो फरमाइए। देखिए आपने भी पीछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है E डॉट डेल्टा ए के, ठीक है, या E डॉट ए के जो भी कह लें। तो अगर यहां से मैं डॉट प्रोडक्ट ओपन कर लूं और लेट से थीटा को जो है वो 0 डिग्री मान लूं, तो ये E डॉट डेल्टा ए जो है वो ओपन होगा, तो E डेल्टा ए cos 0 1 होता है। तो अगर यहां से मैं E की वैल्यू निकालूं तो E की वैल्यू फिर मेरे पास क्या निकलेगी, फ्लक्स अपॉन एरिया। इसीलिए याद करो मैंने तुम्हें एक बात ये बोली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, E इज इक्वल टू F अपॉन Q। दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ाया, E इज इक्वल टू V अपॉन M, यानी कि वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस या वोल्टेज अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन मीटर। और तीसरा फॉर्मूला अब पढ़ा रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एरिया से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो जैसे मास को वॉल्यूम से डिवाइड करके डेंसिटी बोला करते थे ना, मास अपॉन वॉल्यूम, इसी तरह से फ्लक्स को एरिया से डिवाइड करके क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको E से भी शो करते हैं। तो E के अब कितने फॉर्मूले हो गए भाई, 3 फॉर्मूले हो गए। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट कर लूं, किसको इस्तेमाल करके ले, गॉसेस लॉ को इस्तेमाल करके फ्लक्स कैलकुलेट कर लूं और फिर उसको अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं, तो क्या मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मिल जाएगी? तो जवाब है जी हां, बिल्कुल मिल जाएगी। इसलिए इसकी एप्लीकेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू, पहला क्या है पढ़ो, स्फेरिकल चार्ज, दूसरा इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज या वेरी लार्ज शीट ऑफ चार्ज, और तीसरी एप्लीकेशन जो आपके कोर्स के अंदर है वो है 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो पहली बात कर लेते हैं स्फेरिकल चार्ज की। अच्छा, इससे पहले कि मजीद आगे बढ़े, चंद इंपॉर्टेंट बात आपको समझानी है कि देखो एक चीज होती है जिसको कहा जाता है चार्ज डेंसिटी। क्या कहा जाता है भाई, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी बुनियादी तौर से 3 तरह की आपके पास जो है वो क्या होती है, चार्ज डेंसिटीज होती हैं। पहली जो चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ। दूसरी जो चार्ज डेंसिटी तुम्हारे पास होती है वो होती है चार्ज अपॉन एरिया, जिसको कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरी जो होती है वो होती है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो लैम्डा से आप शो करते हैं लैम्डा क्यू अपॉन एन, यानी चार्ज अपॉन लेंथ है, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई, कूलम पर मीटर में नपती होगी। दूसरी जो है वो सिग्मा है, सिग्मा जो है ये क्यू अपॉन एरिया है, ये कहलाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरी रॉ वी है जो कहलाती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, जिसको आप वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो फिल वक्त चूंकि मेरे तीनों जो केसेस हैं वो इस तरीके के हैं कि यहां पर जो स्फेरिकल चार्ज मैं डील कर रहा हूं ना, ये स्फेरिकल चार्ज फर्ज करो मैं डील कर रहा हूं एक कंडक्टिव शेल का, या कह लो कि एक शेल का डिस्कस कर रहा हूं। अब सवाल ये पैदा हुआ शेल और स्फीयर में क्या फर्क होता है? भाई शेल अंदर से खोखला होता है और स्फीयर अंदर से भरा हुआ होता है। तो अगर आपके पास एक फुटबॉल है तो फुटबॉल जो है वो एक शेल की मानंद है, लेकिन जो कॉक की बॉल होती है यानी जो हार्ड बॉल होती है वो बेसिकली क्या होता है, वो आपके पास जो है ना वो स्फीयर होता है। तो चूंकि मेरी तीनों केसेस में, कौन से तीनों केस, स्फेरिकल चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट, मेरे पास सारा सरफेस का चार्ज है। तो मेरे लिए ये दोनों जो डेंसिटीज हैं
हैं रॉ वी वाली और लैम्डा वाली, ये दोनों इररेलेवेंट हो गई और मेरे लिए जो डेंसिटी है वो सिर्फ इस वक्त कौन सी है, कूलम पर मीटर स्क्वायर यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एक बात तो मैंने ये क्लियर करनी है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये याद रखो कि जब तुम किसी स्फेरिकल शेल की बात करते हो ना या स्फेरिकल चार्ज की बात करते हो, और मैं स्फेरिकल सरफेस चार्ज की यहां पर बात करूंगा, स्फेरिकल सरफेस चार्ज, तो स्फेरिकल सरफेस चार्ज कब हो सकता है? एक स्फीयर की सरफेस पर चार्ज दो तरह से हो सकता है। पहला तरीकेकार, एक स्फीयर है आपके पास खोखला, तो अगर वो खोखला है, अब चाहे वो रबर का हो, चाहे वो किसका हो, किसी रबर से मुराद किसी इंसुलेटर का हो, चाहे किसी कंडक्टर का हो, चार्ज सरफेस पे ही रहेगा क्योंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं, अंदर तो खोखला है, तो सारा चार्ज सरफेस पे रहेगा। अगर वो मेटल का कंडक्टर है और अंदर से बेशक भरा हुआ भी हो, तो एक बात जिंदगी में याद रखना कि मेटल क्या, अगर तुम्हारे पास मेटल का एक पूरा स्फीयर हो यानी अंदर भी भरा हुआ है और पूरा बाहर तक है वो, फिर भी चार्ज सारा हमेशा कहां पर पाया जाता है, सरफेस पर पाया जाता है, क्योंकि चार्ज कंडक्ट होकर सरफेस तक आ जाता है, फिर वहां आने के बाद रुक जाता है। अब अगर आप वहां जाकर उसको टच करेंगे तो फिर आप में भी फ्लो हो जाएगा, या आपने उसके साथ कोई ग्राउंड कनेक्ट कर दिया तो वो चार्ज आके डंप हो जाएगा ग्राउंड में, वो एक अलग बहस है, वो अभी मैं नहीं बात कह रहा। लेकिन बहरहाल याद रखो इस बात को कि अगर स्फीयर खोखला होगा तो सारा चार्ज सरफेस पर होगा, और या अगर स्फीयर खोखला नहीं है, अंदर से भी भरा हुआ है लेकिन कंडक्टर का है, तो भी सारा चार्ज कहां पर आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। चार्ज अंदर सिर्फ एक ही सूरत में मौजूद रह सकता है, अंदर से मुराद है कि स्फीयर के अंदर एक ही सूरत में मौजूद रह सकता है, और वो कंडीशन ये है कि जो स्फीयर हो वो इंसुलेटर का बना हो। मिसाल के तौर से रबर की बॉल है आपके पास, अंदर भी पूरी रबर की भरी हुई है, तो उसमें जो चार्ज होगा वो अंदर का अंदर ही रहेगा, बाहर का बाहर ही रहेगा, क्योंकि चार्ज फ्लो करके बाहर नहीं आ सकेगा। तो यहां पर जो मेरी बात बार बार मैं करे आ रहा हूं स्फेरिकल चार्ज की, यहां पर स्फेरिकल चार्ज से मुराद एक ऐसा चार्ज है जो कि स्फीयर की सरफेस के ऊपर फैला हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई? आप देखो इस स्फेरिकल चार्ज के ना 3 केसेस हो सकते हैं। कौन से 3 केसेस? पहला केस ये हो सकता है कि तुम इस स्फेरिकल चार्ज के अंदर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड नापो, यानी स्फेरिकल चार्ज मौजूद है, तुमने कहा नहीं मैं इसके अंदर जाकर देखूंगा इसके अंदर क्या है, तो अल्लाह के बंदो अभी बताया कि अंदर तो चार्ज ही मौजूद नहीं है, तो इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है, 0। तो पहला जो इसका पोर्शन है जो कि इनसाइड द स्फीयर का है, उसमें ई तुम्हें क्या मिलेगी, 0। ये कहां पर है, इनसाइड द स्फीयर। दूसरा जो पोर्शन है वो है एट द सरफेस ऑफ स्फीयर की सरफेस पे। तो अगर तुम स्फीयर की सरफेस पे, स्फेरिकल सरफेस चार्ज की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नोट करोगे तो भाई वो तुम्हें क्या मिलेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाली इनसाइड द स्फीयर, ये क्या है, एट दी सरफेस ऑफ स्फीयर। और फिर तीसरी कंडीशन ये है कि आउटसाइड, तो आउटसाइड में एक फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, आपको ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, ये मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी पढ़ाया, E = KQ अपॉन R स्क्वायर। और ये फॉर्मूला भाई कौन सा फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला था पॉइंट चार्ज का, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था। तो भाई ये तीनों फॉर्मूले याद रखना। E की वैल्यू 0 कहां पर, स्फेरिकल शेल के अंदर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं मिलेगी, स्फेरिकल शेल की सरफेस पे आके खड़े हो जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुमको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगी, और स्फेरिकल शेल से आउटसाइड चले जाओगे, दूर चले जाओगे तो स्फेरिकल शेल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा KQ अपॉन R स्क्वायर। एक बात यहां पर मैं ये बताता चलूं कि जब भी कभी R स्क्वायर लग जाया करे ना और दूसरी तरफ E या F लिखा हुआ हो, तो इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो अगर वो तुमसे ये बोले कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल किस तरह बिहेव करती है, तो आपका जवाब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल इनवर्स स्क्वायर लॉ के तहत बिहेव करती है, और जो शेल है वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है। तो उम्मीद है ये तीनों रीजंस तुमको समझ में आ गए होंगे स्फेरिकल चार्ज वाले। अब आ जाओ किसके ऊपर, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब भाई इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज से क्या मुराद है, भाई एक काम करो, एक बड़ा लंबा सा पेपर ले लो या एक बड़ी लंबी सी एल्युमिनियम की स्ट्रिप ले लो और उसके ऊपर चार्ज पैदा कर दो, बस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कहलाती है ये। तो एक लंबी सी शीट, उसके ऊपर चार्ज बिखरा हुआ हो, ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज कहलाती है। जबरदस्त बात यह है कि इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है, यानी आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है और आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। इनफाइनाइट शीट किस तरह की है, देखिए इधर ये पूरी इनफाइनाइट शीट है, ऊपर भी फैली हुई है, नीचे भी फैली हुई है, डॉट 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 नीचे और ऊपर। इस पूरे पे क्या है तुम्हारे पास, फर्स्ट करो चार्जेस मौजूद हैं, और तुम
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हो एक पॉइंट P पर जो इससे दूर है, कुछ फासले पर है, तो जबरदस्त बात यह है कि इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से, ये वैल्यू है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वो वैल्यू है जो इस इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। हाँ, एक बात यहां पर मैं ये भी बताता चलूं कि अगर ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज दोनों तरफ से चार्ज हो जाए, यानी शीट के इस तरफ भी चार्ज मौजूद है और दूसरी तरफ भी चार्ज मौजूद है, तो फिर ये जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है इसको डबल कर दो, तो जब तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कट जाएगा और E की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब याद करो ये वही सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैल्यू नहीं आ गई जो कि स्फेरिकल चार्ज की सरफेस पर थी। तो आप ये कह सकते हैं कि स्फेरिकल चार्ज की जो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो वही होती है जो इनफाइनाइट शीट की वजह से होती है, बशर्ते कि इनफाइनाइट शीट दोनों तरफ से चार्ज हो, और स्फेरिकल शेल के आउटसाइड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वही होती है जो कि पॉइंट चार्ज की वजह से होती है। कितनी जबरदस्त बात हो गई। अब हम मूव करते हैं अपनी आखिरी चीज के ऊपर जो कि क्या है, 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट को तुम समझो कि तुम्हारे पास वन साइडेड वाली 2 शीटें आ गई। भाई वन साइडेड वाली 2 शीटें ले लो, एक को पॉजिटिव ले लो और एक को क्या ले लो, नेगेटिव ले लो। यानी तुम्हारे पास फर्ज करो कुछ इस तरह का मामला है कि ये तुम्हारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है और ये तुम्हारे पास फर्ज करो क्या है, एक नेगेटिव प्लेट है। ये हो गए 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अब तुमको मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं, तो ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं और नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ जाती हैं। तो अल्लाह के बंदो ये ओवरऑल तो एडिटिव हो रही है ना, एडिटिव फील्ड है क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन से ना ये ऐड हो जाएंगी। तो इसकी अगर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट थी वन साइडेड होने की वजह से और उसकी भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट थी, तो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने के बाद ये क्या बनेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनेगा। यानी ये तो बड़ा मशहूर फार्मूला बन गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहां पर मिला तुमको, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सबसे पहले तुम्हें कहां पर मिला, स्फेरिकल सरफेस चार्ज की सरफेस में मिला। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कब मिला तुमको, जब इनफाइनाइट शीट के दोनों तरफ चार्ज थे। और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तुमको अब फिर मिल रहा है जब तुम्हारे पास 2 अपोजिटली चार्ज प्लेटें मौजूद हैं। तो भाई कान खोलकर और दिमाग को हाजिर रखकर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले अपने दिमाग में रख लो, ठीक है, कि किस वक्त कौन सा वाला लगाना है। ये नहीं कि तुमसे बोला जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल शेल निकाल दो और तुम रटा रटाया फॉर्मूला सुना दो E इज इक्वल टू KQ अपॉन R²। पूरा गलत है ये, ठीक है। इसी तरीके से कोई आपसे बोले क्या कि भाई आउटसाइड द स्फेरिकल शेल निकाल दें और आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की कहानी सुना दें, वो भी गलत है क्योंकि वहां पर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है। अब इसको जरा सा गौर से समझिएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, वो इसको वोल्टेज भी कहते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। एक छोटा सा फर्क है वो मैं आपको समझा दूंगा। अब पहली चीज है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। अब इसको जरा एग्जांपल से समझ लेते हैं। फर्ज करो ये तुम्हारे पास एक चार्ज है Q, ठीक है, और जाहिर सी बात है ये चार्ज Q अपने इर्द गिर्द के इलाके में क्या कायम कर लेगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड कायम कर लेगा। आओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दें। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसने अपने इर्द गिर्द के इलाके में कायम करके बैठा हुआ है, बदमाशी कायम करी हुई है इर्द गिर्द के इलाके में इसने अपनी। अब फर्ज करो कि यहां पर एक पॉइंट A है और ये एक पॉइंट B है और मैंने तुमको ये कहा कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो। डिफरेंस जाहिर सी बात है दो चीजों के दरमियान में होता है ना, तो 2 पॉइंट बताना बहुत जरूरी थे। तो मैंने एक पॉइंट तुमको A बताया और दूसरा पॉइंट क्या बताया, B बताया। मैंने बोला इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो। तो तुमको पता है क्या करना है, तुमको करना है कि उसी बकरी को लेकर आओ। वो बकरी कौन थी, वो था टेस्ट चार्ज Q0, और तुम इस टेस्ट चार्ज Q0 को इस पॉइंट A से मूव करवाकर कहां पर लेकर आओ, पॉइंट B पर लेकर आओ। अब जाहिर सी बात है कि जब तुम इस टेस्ट चार्ज Q0 को पॉइंट A से मूव करवाकर पॉइंट B पर लेकर आओगे तो ये बैठा हुआ मुंह तो नहीं तकेगा। अगर ये पॉजिटिव है और वो भी पॉजिटिव है तो ये जो चार्ज है ये उस टेस्ट चार्ज को फोर्स लगाकर धकेलने की, रिपेल करने की कोशिश करेगा। जैसे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को करीब लेकर आते हो तो मेहनत करनी पड़ती है,
तो बिल्कुल इसी तरीके से Q नॉट को जब A से B पर लेकर जाओगे तो मेहनत करनी पड़ेगी, और जब वो मेहनत करोगे A से B पर मूव कराने में तो वर्क करोगे। अब तुमने उस वर्क डन को जो तुमने A से लेकर B तक किया था, अगर इसी टेस्ट चार्ज Q नॉट की वैल्यू से क्या कर डाला, डिवाइड कर डाला, तो तुम्हें पॉइंट A और B के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, यानी VB माइनस VA मिल जाएगा। ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स प्रेजेंट इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वक्त आ गया है कि मैं इसी से रिलेटेड तुम्हें एक और बात बताता चलूं, क्योंकि अभी अभी लोहा गर्म है तो हिट करना अच्छी बात है, चोट लगाना फायदेमंद है। एक और चीज आप लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ी, एक और चीज आप लोग पढ़ते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप सवाल ये पैदा हो, ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ना जो दोनों पॉइंट्स है वो कहां पर मौजूद थे, वो दोनों पॉइंट्स चार्ज की फील्ड के अंदर मौजूद थे। लेकिन अगर मेरा ये जो पॉइंट ए है ना, फर्ज करो ये पॉइंट ए इंफिनिटी पे बैठा हुआ होता, कहां बैठा होता, इन्फिनिटी। पॉइंट बी यही है, पॉइंट ए यहां है, फर्ज कर लो ये रहा पॉइंट ए, और मैं इस टेस्ट चार्ज Q नॉट को इंफिनिटी यानी पॉइंट ए से मूव करवाकर कहां पर लेकर आता, पॉइंट बी पर लेकर आता, तो पहली बात तो तुम लोग ये बोलते हैं कि वर्क डन अपॉन चार्ज जो है ये इन दोनों के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। लेकिन फिर खुद ही तो दिमाग इस्तेमाल करो कि ये जो वाला पॉइंट है, पॉइंट ए, जो कहां पर मौजूद है, वैसे इन्फिनिटी पर मौजूद है, क्या यहां पर कोई वोल्टेज होगा? तो जवाब है जीरो, या कोई वोल्टेज नहीं होगा, यहां पर कोई पोटेंशियल नहीं होगा। उसकी वजह है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ही बाहर है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे भाई एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दो पॉइंट बी का, तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए आपको टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट बी पर लाना होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बस इतना सा फर्क है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं, और जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसके अंदर जो दूसरा वाला पॉइंट होता है जहां से आप चले होते हो, स्टार्टिंग पॉइंट इन्फिनिटी होता है, जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है। तो आप जीरो से मूव करवाकर फील्ड के अंदर मौजूद एक पॉइंट पर जब लेकर आ जाओ तो फिर VB माइनस VA नहीं करोगे, क्योंकि VA तो जीरो हो चुका है, यहां खाली VB लिखोगे और A के बजाय यहां क्या लिख देना, इन्फिनिटी। तो जब आप वर्क डन in moving a test charge from infinity to a point present inside the electric field निकालते हैं तो that is called absolute electric potential। और जब दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपसे इस पॉइंट बी का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मांगूंगा, यानी VB के आगे मैंने क्या कर दिया, एब्सोल्यूट, तो ये तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन फिर इसका एक अपना फॉर्मूला भी है। इसका फॉर्मूला है KQ अपॉन R। कंफ्यूज मत हो जाना लगे बंदो, ये KQ अपॉन R स्क्वायर नहीं लिखा है, ये QQ अपॉन R लिखा है। KQ अपॉन R क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो थी वो KQ अपॉन R स्क्वायर थी। अब एक बात बताओ कि वोल्टेज का मैंने तुम लोग को फॉर्मूला बताया वर्क अपॉन चार्ज, यही बताया फॉर्मूला, और वर्क खुद किसके बराबर होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। तो F इंटू R अपॉन Q नॉट बना, वर्क कीगा F इंटू R कर दिया, KQ नॉट अपनेगा। F का अपना फॉर्मूला कूलम्स लॉ के तहत क्या पढ़कर आए हो, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर Q1 Q2 नहीं है, यहां पर एक चार्ज Q है और दूसरा वाला चार्ज Q नॉट था, तो मैंने Q नॉट अपॉन R स्क्वायर किया, साथ में एक R ये मौजूद है, डिवाइडेड बाय Q नॉट मजीद किया, तो ये Q नॉट से Q नॉट कटा, ये R से ये R कटा, और तुम्हारे पास खाली फॉर्मूला क्या बना, KQ अपॉन R। तो याद रखिए कि KQ अपॉन R वो फॉर्मूला है जो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करके देता है एक चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में कितने फासले पर, R फासले पर। फर्ज कर लो ये B चार्ज जो है ये से कितने फासले पर था, R फासले पर मौजूद था। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है यानी कि वोल्टेज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ एक ताल्लुक भी है। वैसे तो मैंने फॉर्मूले की सूरत में भी आपको बता दिया था, लेकिन बहरहाल मैं अलग से भी आपको बता देता हूं कि जो V होता है यानी कि वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बेसिकली बराबर होता है माइनस E डॉट डेल्टा R के। यानी वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली नेगेटिव डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस वेक्टर का।
आप इसको और सॉल्व अगर करें और E और डेल्टा आर का cos थीटा को cos 0 ले लें तो यहां से फिर E की वैल्यू क्या निकल आएगी, इसको डेल्टा V कह देता हूं, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इसीलिए मैं तुम लोगों को बार बार ये कहता था कि ये V अपॉन डी भी होती है, क्योंकि ये वोल्टेज बन रहा है और ये डिस्टेंस ही तो बन रहा है। और हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को तुम यूं भी डिफाइन कर सकते हो, नेगेटिव स्पेस रेट, क्योंकि नीचे स्पेस है, स्पेस कहते हैं जगह को, फासले को, तो नेगेटिव स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज या नेगेटिव स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बड़ी दिलचस्प चीज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E F अपॉन Q भी है, फोर्स पर यूनिट चार्ज भी है, नेगेटिव स्पेस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद करो फ्लक्स अपॉन एरिया भी है। तीन डेफिनेशन लेके बैठी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उम्मीद है ये रिलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब हम मूव करते हैं आगे, और अगली जो चीज हमने अब आपको पढ़ानी है वो पढ़ाना है कैपेसिटर्स के बारे में। तो पहली चीज तो ये कि भाई कैपेसिटर्स क्या होते हैं। देखो भाई, कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, यह एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करने के काम में आती है। अगर आप चार्ज स्टोर करवाना चाहते हैं तो आपने कैपेसिटर को इस्तेमाल करना है। जैसे अगर आप करंट की राह में रुकावट डलवाना चाहते हैं तो आपको रेजिस्टेंस यूज करनी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप जो है वो चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आपको क्या यूज करना पड़ता है, कैपेसिटर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोर करने की सलाहियत होती है उसको कहा जाता है कैपेसिटेंस, और उसको हम लोग शो करते हैं किससे, C से। और ये C बराबर होती है Q अपॉन V के। Q क्या चीज है, चार्ज स्टोर्ड ऑन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, एंड V क्या चीज है, जो कैपेसिटर की प्लेटें हैं उनके दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस। तो तुम ये भी कह सकते हो कि चार्ज और वोल्टेज, चार्ज और प्लेट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज है, ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि जर्नली तुम लोगों ने पंखे में लगा हुआ कैपेसिटर भी देखा होगा, तो उस कैपेसिटर में दो टर्मिनल निकले हुए होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो वो जो दो टर्मिनल वाला कैपेसिटर होता है उसको कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो प्लेटें हैं उसका वोल्टेज अगर तुम किसी तरीके से कम कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली उसकी कैपेसिटेंस में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। बहरहाल अभी मैं उसके ऊपर बात करता हूं, लेकिन पहली इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है आपको कि अगर आप इसका यूनिट सोचेंगे तो चार्ज का यूनिट क्या होता है भाई, कूलम होता है, ठीक है, कूलम। और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये बनता है फैरेड, ठीक है, कैपिटल F। फैरेड चूंकि बहुत बड़ा यूनिट है इसलिए इसके छोटे यूनिट बना दिए गए हैं, मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, इवन नैनो फैरेड और इवन पीको फैरेड। तो मिली जो होता है वो 10 की पावर -3 होता है, माइक्रो 10 की पावर -6 होता है, नैनो 10 की पावर -9 होता है, और पीको जो होता है ये 10 की पावर -12 होता है। चूंकि फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है इसलिए इसके छोटे यूनिट आपको बनाने ही थे। अच्छा जी, अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको यहां पर समझानी है, और वो है कैपेसिटर की एक बड़ी मशहूर टाइप है जिसको कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या कहा जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिकली, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तुम्हारे पास दो प्लेट्स होती हैं। एक प्लेट जो है ये बिल्कुल टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स की तरह, एक प्लेट पॉजिटिव होती है और दूसरी प्लेट क्या होती है, नेगेटिव होती है। इस प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है प्लस सिग्मा होती है, इसकी जो होती है माइनस सिग्मा होती है। इस पे जो चार्ज स्टोर हुआ होता है वो प्लस क्यू हुआ होता है, इस पे जो चार्ज स्टोर हुआ होता है वो माइनस क्यू हुआ होता है। इसका भी एरिया ए होता है, इसका भी एरिया ए होता है, और इन दोनों के दरमियान में जो फासला है ये डी है। अब मुझे क्या करना है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, तो उसका मेरे पास फॉर्मूला होता है C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। अब C जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, A इन प्लेटों का एरिया है जो मैं एक हद से ज्यादा बढ़ा नहीं सकता, कैपेसिटर का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसी की तैसी हो जाएगी। D डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के दरमियान, एक हद तक इनको कम कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता कि दोनों को लाके चिपका दूं, धमाका हो जाएगा, ठीक है ना, प्लेटों के दरमियान। और एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो मैंने अभी आपको जब कूलम लॉ पढ़ा रहा था वहां पर एक बात बताई थी कि आप इस एप्सिलॉन नॉट की जगह यानी इन दोनों प्लेटों के दरमियान में आप चाहें तो
फ्री स्पेस के बजाय इन दोनों के दरमियान में माइका या इन दोनों के दरमियान में पेपर, कोई इंसुलेटेड मटेरियल प्लेस कर सकते हैं। तो जब आप इन दोनों के दरमियान में कोई इंसुलेटेड मटेरियल प्लेस कर दोगे, इंसुलेटेड मटेरियल को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो जब आप इन दोनों प्लेटों के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दोगे तो फिर यहां पर आपको एप्सिलॉन नॉट डी लगाना है। फिर आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाई डी। यानी अब आपकी जो परमिटिविटी होगी वो फ्री स्पेस की परमिटिविटी नहीं होगी, बल्कि अब आपकी जो परमिटिविटी होगी वो परमिटिविटी ऑफ दी मीडियम हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा हुआ, ये बीच में डाई इलेक्ट्रिक को जो ठूसा है, अच्छा हाँ एक बात और बताता चलूं, ये जो एप्सिलॉन आर है जिसको रिलेटिव परमिटिविटी हम लोगों ने कहा था, इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, बड़ी रखी जाती है, ताकि कैपेसिटेंस का आंसर ज्यादा है। अगर ये 2 होगी तो फिर ओवरऑल कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी ना। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि डाइलेक्ट्रिक को दोनों प्लेटों के दरमियान में ठूसने से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे बढ़ जाती है, उसकी वजह सुन लो। जब ये डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर के जो एटम्स होते हैं ये दोनों प्लेटों के दरमियान में रखे जाते हैं, तो ये जो एटम्स हैं ये पोलराइज्ड हो जाते हैं। जाहिर बात है जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ इसका नेगेटिव आ जाता है, जो नेगेटिव प्लेट है उस तरफ इसका पॉजिटिव आ जाता है। तो ये खुद पोलराइज हो गए। अच्छा अब इससे होता क्या है, जब प्लस को ये माइनस का चार्ज करीब में मिलता है ना, तो ऑटोमेटिकली दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो वोल्टेज है ना ये कम होने लगता है। जब मैंने तुम लोगों को कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो मैंने पढ़ाया था Q बराबर होता है C अपॉन V के। तो अल्लाह के बंदो जब ये V घटेगा तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि भाई डाइलेक्ट्रिक को, माइका, पेपर को प्लेटों के दरमियान में कैपेसिटर की ठूसने से कैसे आपकी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो कैपेसिटेंस है उसमें इजाफा हो जाता है, तो आप ये बोलेंगे कि जब आप डाइलेक्ट्रिक को बीच में डालते हैं तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज कर देता है किसको, एटम्स को। डाइलेक्ट्रिक के एटम्स पोलराइज हो जाते हैं और पोलराइज होने की वजह से ये जो वोल्टेज होता है ये क्या हो जाता है, घट जाता है। वोल्टेज घटने की वजह से कैपेसिटेंस में क्या हो जाता है, आपके इजाफा हो जाता है। तो ये वजह है डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करवाने की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की के प्लेटों के बीच में। लेकिन कैपेसिटर की एक टाइप और भी बड़ी मशहूर है और वो कहलाती है स्फेरिकल कैपेसिटर। लेकिन बहरहाल ये टाइप हमारे लिए इसलिए ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि उसकी एक वजह है। पहली चीज तो है कि स्फेरिकल जो कैपेसिटर होता है, स्फेरिकल कैपेसिटर, तो यार स्फेरिकल कैपेसिटर में तुम्हारे पास ना बस एक स्फेरिकल शेल होता है और उस स्फेरिकल शेल के ऊपर क्या होता है, चार्ज बिखरा हुआ होता है। अब इस स्फेरिकल शेल के सेंटर से लेकर कोने तक का जो फासला होता है इसको आर कहा जाता है। तो इसकी जो कैपेसिटेंस होती है इसका फॉर्मूला होता है आर अपॉन के। अच्छा के खुद बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है घूमकर कहां चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर हो गया। और जब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट तुम हटाओगे तो कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी किसके, आर के। यानी अगर तुम्हें इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना है तो तुम्हें इसके रेडियस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इसमें डाइलेक्ट्रिक तुम डाल नहीं सकते, इसकी वजह से ये स्फेरिकल कैपेसिटर इतना ज्यादा मशहूर नहीं है। अब हम मूव करते हैं कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन के ऊपर और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो कैपेसिटर्स को 2 तरीकों से तुम्हारे कोर्स में कनेक्ट किया जा सकता है। जो पहला तरीका कैपेसिटर्स को कनेक्ट करने का वो है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में कैपेसिटर्स को जोड़ना। कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ने का मतलब ये होता है कि इनको एंड टू एंड कनेक्ट कर दो, ये होता है एंड टू एंड कनेक्शन। और दूसरा तरीकेकार जो है वो है पैरेलल में कैपेसिटर्स को जोड़ने का। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आप कैपेसिटर्स को 2 कॉमन पॉइंट्स के दरमियान में जोड़ देते हैं। ये पहला कैपेसिटर जोड़ा आपने, ये आपने दूसरा कैपेसिटर जोड़ा और ये तुमने क्या किया, तीसरा कैपेसिटर जोड़ दिया। ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अक्रॉस 2 कॉमन पॉइंट जोड़ोगे तो पैरेलल और एंड टू एंड जोड़ोगे तो फिर ये क्या कहलाएगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। लेट्स से दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3। ये C1 है, ये C2 है, C3 है। अब बड़ी गौर से मेरी बातों को समझना। रेजिस्टेंस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है सीरीज में, वो क्या होता है कि R इक्विवेलेंट अगर निकालना होता है, इनका इक्विवेलेंट अगर निकालना हो, रेजिस्टेंसेस अगर ये हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते हैं। लेकिन कैपेसिटेंस में उल्टा सीन होता है। कैपेसिटेंस में अगर कैपेसिटेंस सीरीज में होती हैं तो इनके लिए तुम फॉर्मूला लगाते हो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1
प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्योंकि तुम इनको रेसिप्रोकल करके ऐड कर रहे हो और फिर आंसर भी रेसिप्रोकल करके निकालोगे, इसलिए याद रखो कि जब कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हो ना तो ओवरऑल जो कैपेसिटेंस निकलकर सामने आती है वो इनके मुकाबले में कम हो जाती है, यानी सीरीज में कैपेसिटेंस जो होती है वो घट जाती है। ठीक हो गई ये बात। तो अगर आपके पास, अच्छा इसके बाद अगर पैरेलल में आ जाओ तो पैरेलल में तुम्हारे पास C इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो रेजिस्टेंसेस में सीरीज में होता था, यानी C इक्विवेलेंट बराबर होती है C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी अगर तुम कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ोगे तो तुम्हें ज्यादा कैपेसिटेंस मिलेगी। अगर 2 माइक्रोफैरड का ये है, 2 का ये है और 2 का ये है, या चलो 3 के हैं, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो 9 माइक्रोफैरड हो जाएगा। लेकिन अगर ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड है तो इनका इक्विवेलेंट जब 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करके निकालोगे तो 1 आ जाएगा। यानी कैपेसिटेंस सीरीज में क्या होती है, घट जाती हैं, और पैरेलल में क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि सीरीज में चूंकि करंट के लिए एक ही राह होती है फ्लो करने की, तो सीरीज के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अलबत्ता जो वोल्टेज होता है वो टोटल वोल्टेज इनके इंडिविजुअल वोल्टेजेस का सम होता है। लेकिन पैरेलल में आ जाएं तो पैरेलल में तो वैसे भी बड़ा मशहूर है कि वोल्टेज हमेशा पैरेलल के अंदर क्या रहता है, सेम रहता है। अलबत्ता जो इनका चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, वो ऐड हो जाता है, यानी ओवरऑल चार्ज आपको ज्यादा मिलता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और चार्ज और कैपेसिटेंस का तो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मामला है, तभी तो पैरेलल में कैपेसिटेंस और चार्ज बढ़ता है और सीरीज के अंदर कैपेसिटेंस घटती है और चार्ज जो है वो क्या रहता है, ओवरऑल सेम रहता है। तो ये बेसिक जो था वो हमारा क्या था, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था पूरे चैप्टर का, जो हमने आपको एक क्विक समरी की सूरत में बयान किया। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी चैप्टर नंबर 13 की समराइज थ्योरी को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।